हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा के बारे में बताने वाली हूँ कि सतत मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है और इसके क्या उद्देश्य हैं, इनकी क्या विशेषताएँ हैं। आज इसके बारे में बात करने वाली हूँ। ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। इससे पेडागोजी में भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और आपके जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इसके साथ साथ ये डीएलएड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है, तो सतत मूल्यांकन यानी ये मूल्यांकन के मुख्य प्रकार होते हैं सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन जो होता है बच्चों के निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं का मूल्यांकन होता है। यानी आप बच्चों से बीच बीच में आप कोई प्रश्न कर रहे हो, जैसे आप पढ़ा रहे हो तो बीच बीच में आपने कोई क्वेश्चंस किया, वो हो गया सतत मूल्यांकन। बच्चों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो चलिए हम बात करते हैं सतत मूल्यांकन की और व्यापक मूल्यांकन की। पहले हम समझ लेते हैं कि ये सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन होता क्या है। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन उसको प्रेस कर लो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ या लाइव क्लासेस लूँ या कोई भी सूचना दूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका टाइमिंग मैं पहले से दे देती हूँ टेलीग्राम पे, या कोई सूचना होती है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देती हूँ, या कुछ भी इम्पोर्टेंट आप लोगों को जानकारी देनी होती है तो मैं टेलीग्राम पे क्या कर देती हूँ, बता देती हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जो है वो हमारा के एजुकेशन के नाम से है, के एजुकेशन 46 के नाम से है। ठीक है, अगर आप नहीं उसको सर्च कर पा रहे हो तो नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पे आप क्लिक करिए, लिंक पे आप टेलीग्राम पे सीधा ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सतत मूल्यांकन की। सतत मूल्यांकन, जैसा कि आपको इस हेडिंग से ही पता चल रहा है, सतत मतलब होता है कोई भी ऐसी क्रिया जो निरंतर चलती रहती है, यानी लगातार चलने वाली क्रिया को हम सतत कहते हैं। और मूल्यांकन का मतलब होता है आकलन करना, जांच करना। ठीक है, तो सतत मूल्यांकन, सतत मतलब निरंतर चलने वाला मूल्यांकन या निरंतर होने वाली जांच। किसी बच्चे की आप क्या कर रहे हो, लगातार जांच कर रहे हो। लगातार जांच करने का मतलब यानी मान लो आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, पढ़ाते वक्त आप बीच बीच में प्रश्न पूछते हो, या आप हर 15वें दिन में आप क्या करते हो, बच्चों का टेस्ट ले रहे हो या उनसे क्वेश्चन आंसर मौखिक रूप से पूछ रहे हो, या हर महीने आप क्या कर रहे हो, बच्चे का यूनिट टेस्ट ले रहे हो। तो ये एक तरीके का मूल्यांकन क्या हो गया, सतत मूल्यांकन। तो एक निश्चित अवधि के अंतराल पर मूल्यांकन करते रहना क्या कहलाता है, सतत मूल्यांकन कहलाता है। सतत मूल्यांकन क्या होता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। सतत का मतलब ही होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, जैसे प्रति माह यानी हर महीने आप किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो, हर किसी बच्चे की जांच कर रहे हो। प्रति माह पखवाड़े यानी प्रति पखवाड़े का मतलब होता है हर 15 दिन पर। ठीक है, तो हर 15 दिन के अंत में यानी 16वें दिन आप बच्चों की जांच करते हो, उनका टेस्ट लेते हो, उनसे प्रश्न उत्तर पूछते हो। तो इस तरीके का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है, सतत मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ये करना है हटा दीजिएगा, यहाँ तक सतत मूल्यांकन कहलाता है। अब हम बात करते हैं व्यापक मूल्यांकन की। ये व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? तो व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन आपको जैसे कि हेडिंग से ही पता चला, व्यापक मतलब होता है संपूर्ण, पूरा मूल्यांकन, यानी बच्चों का पूरा मूल्यांकन करना, सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। व्यापक मतलब पूरा यानी सारा मूल्यांकन। ठीक है, सारी जांच करना। तो जब मूल्यांकन में किसी विषय वस्तु के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाए तो इसे हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। व्यापक मूल्यांकन अगला पॉइंट क्या कह रहा है, बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले, जैसे जो स्थूल, सूक्ष्म, ठीक है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञात से अज्ञात अनेकों पक्ष हैं। यानी कि बच्चा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है, उसके सामने जो चीज़ है पहले उसको समझता है, जो नहीं है उसको समझता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जो चीज़ उसके सामने है और जो नहीं उसके बारे में, जो उसको ज्ञात है, ज्ञात से आप अज्ञात की ओर ले जाते हो। तो अनेकों पक्षों का जो मूल्यांकन किया जाता है, अनेकों पक्षों का जो ज्ञान दिया जाता है,
जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। यानी बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले जो स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और ज्ञात और अज्ञात अनेकों पक्षों हैं, जिनका मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या होती, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जितना कहें उतना कम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, आप देख लीजिएगा। सतत मूल्यांकन क्या है, व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके उद्देश्य क्या, बहुत पूछा गया है। तो ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए पूरे चीज़ों को सुनिए। अभी आपने पढ़ा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था? ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है? लगातार चलने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। कौन? सतत और मूल्यांकन। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? ये तनाव और चिंता को कम करता है। जब आप बच्चों को समझा रहे हो, बीच बीच में प्रश्न पूछते हो, तो जो बच्चों को उस प्रश्न नहीं आ रहा, जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो क्या होता है, आपको वो चीज़ें समझ आ जाती हैं। जैसे मैं आप लोगों की लाइव क्लासेस लेती हूँ, ठीक है, तो आपसे बीच बीच में क्वेश्चंस करती हूँ, या मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ाती हूँ तो बीच बीच में बताती रहती हूँ, तो उससे क्या होता है, आपके माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो ये थोड़ा तनाव को कम करते हैं। अब आप अचानक से, जैसे हाई स्कूल और इंटर का पेपर होता है, ठीक है, साल में एक बार पेपर होता है, तो इसमें ये रहता है कि बच्चा फेल भी हो सकता है और बच्चा पास तो होता ही है, लेकिन कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं, तो उनका पूरा साल ख़राब हो जाता है। वो एक साथ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक ही साथ, मान लो पेपर के 1 महीने बचे तभी पढ़ना शुरू करते हैं, तो बहुत ज़्यादा तनाव और बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं कि इतना सिलेबस हम कैसे 1-2 महीने में ख़त्म करें। या जो आप भी लोग भी हैं, जो हमारे डीएलएड के प्रशिक्षु, वो भी यही करते हैं। जैसे ही फॉर्म फिल होते हैं, फॉर्म फिल करने के जब एग्ज़ामिनेशन डेट एकदम आ जाती है, तब पढ़ना शुरू करते हैं, तो बहुत ज़्यादा तनाव में, बहुत ज़्यादा चिंता में वो आ जाते हैं। तो इसीलिए बीच बीच में यूनिट टेस्ट लेना, बीच बीच में हर हफ्ते लेना, हर महीने लेना, हर 15 दिन पर बच्चों से टेस्ट लेना, और हर क्लास में पढ़ाते वक्त भी बच्चों से क्वेश्चन करते रहना, तो इससे बच्चों का क्या होगा, बच्चों के धीरे धीरे उनका सिलेबस, उनको सब समझ में आने लगता है, धीरे धीरे उनको सारी तैयारी हो जाती है। तो इसलिए वो तनाव और चिंता को से कम क्या होते हैं, थोड़ा कम हो जाते हैं उनके अंदर तनाव और चिंता। तो ये तनाव और चिंता को कम करता है, जो अक्सर परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद में युवाओं, छात्रों में होते हैं। यानी जब आपके पेपर होते हैं तो आप कितना ज़्यादा क्या होते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, कितना ज़्यादा तनाव, कितना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह छात्र के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि ये छात्र के ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, ठीक है, क्या करता है, ये छात्र के किन किन पक्षों का विकास करता है, ये छात्र के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों पक्षों का ये क्या करता है, विकास करता है। ये विद्यालय को छोड़ने की दर को भी कम करता है। जब आप बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाओगे, लगातार यूनिट टेस्ट लोगे, है ना, हर चीज़ को समझाओगे, तो वो बच्चा स्कूल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो डरेगा नहीं, कि उसको अंदर चिंता और तनाव कम होगा, तो वो डेली स्कूल आएगा, उसको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा रुचि आएगी, क्योंकि शिक्षार्थियों में उनके विद्यालय के प्रदर्शन से संबंधित भय और चिंता कम होगी, है ना। देखा, अभी मैंने बताया कि क्या होगी, चिंता और भय क्या हो जाती, कम हो जाती है, यानी डर उनके अंदर से कम हो जाता है और टेंशन भी कम हो जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है, यह शिक्षार्थियों के समग्र विकास में योगदान देता है। यह शिक्षार्थियों के सभी विकास में, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे वो भावात्मक विकास हो, चाहे वो शिक्षा आधारित विकास हो, चाहे वो नैतिक विकास हो, संपूर्ण विकास में, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो संवेगात्मक विकास हो, सभी विकास में ये क्या करता है, पूरी तरीके से योगदान देता है। 5वां है, यह एक शिक्षार्थी के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देता है और जिससे छात्र अधिगम का अनुकूलन होता है। यानी छात्र का जो अनुकूलन होता है, किससे, हमारे सतत और व्यापक मूल्यांकन से। अब हम बात करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE, जिसको हम बोलते हैं CCE, CCE का मतलब होता है, C फॉर होता है सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस, और व्यापक को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, और मूल्यांकन को तो आपको पता है इवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। तो CCE का फुल फॉर्म क्या होता है, CCE का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से आप लोग लिखिए मेरे साथ साथ। CCE का फुल फॉर्म क्या होता है, CCE का फुल फॉर्म क्या होता है, C फॉर होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत, ठीक है, क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एंड C फॉर होता है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है व्यापक, ठीक है,
कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंसिव, ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव। और आपको पता है ई फॉर होता है इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। इवैल्यूएशन यानी कि क्या होता है, मूल्यांकन। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। चलिए, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो सतत मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन करना, यानी उसके ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक सभी क्रियाओं का क्या करना, मूल्यांकन करना। इसके साथ साथ स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे की रुचि का मूल्यांकन करना कि बच्चा किस विषय में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, किस विषय में उसको बहुत ज़्यादा रुचि है, उसका पता लगाना। और किस विषय में रुचि नहीं ले रहा है इसका भी पता लग जाता है जब आप बच्चों का निरंतर मूल्यांकन करते रहते हो, निरंतर उसकी जाँच करते रहते हो, निरंतर उसका आकलन करते रहते हो। बीच बीच में आपने कोई टॉपिक को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने से पहले आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, यानी जो बच्चों को जिस चीज़ के बारे में जानकारी होती है, बच्चों को जिस चीज़ के बारे में ज्ञात होता है उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा। उसके बाद आपने बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाते हो ना, जो बच्चों को आता है उसके बाद जो बच्चों को नहीं आता वो अपनी चीज़ें बताई, जो बच्चों को नहीं आता उस पर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। जब आपने टॉपिक को कवर किया या पढ़ाते ही वक्त आपने बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों से किए, तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जल्दी समझ नहीं आता है, जो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, और आप किसी से प्रश्न पूछते हो और वो नहीं बता पाता, आप उसका फिर से उत्तर देते हो, तो वो चीज़ बच्चों को समझ में आ जाती है, वो उनके दिमाग में समझ बैठ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि बच्चे क्या करते हैं, फिर उसी विषय में रुचि लेने लगते हैं, उस विषय में बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेने लगते हैं, अच्छे से उनको पढ़ने में मज़ा आने लगता है। बीच बीच में आप बच्चों के हर हफ्ते, हर 15 दिन पे, हर 1 महीने पे टेस्ट आप लेते रहते हो या फिर सवाल जवाब करते रहते हो, तो बच्चों का इस तरीके से टॉपिक क्या होता है, तैयार होता रहता है। और बच्चे जब क्या होता है, जब बच्चों को चीज़ें आने लगती है तो वो उसको वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगने लगता है। आपको वो कौन सा आपका सब्जेक्ट फेवरेट जब ही होता है जब आपको वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा समझ में आता है। बहुत लोगों का हिंदी फेवरेट होता है, हिंदी इजी लगती है क्योंकि हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आती है। बहुत लोगों का इंग्लिश फेवरेट होता है क्योंकि उनको इंग्लिश में पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। बहुत का हिंदी अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि जिस चीज़ में जिस बच्चों को बहुत ज़्यादा लगाव होता है, जानकारी होती है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, या टीचर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को समझा देते हैं, तो वो चीज़ उसको इंटरेस्ट लगने लगती है। तो इससे क्या होता है, स्कूल में जो उपस्थिति के दौरान, यानी बच्चे की उपस्थिति के दौरान बच्चे की जो रुचियों का मूल्यांकन भी यहाँ पर करना होता है। अगला है हमारा कि स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे के ज्ञान और समझ का मूल्यांकन करना, यानी बच्चा कितना नॉलेज उसके अंदर हो रहा है, कितना वो समझ पा रहा है, कितना वो ज्ञात कर पा रहा है, ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन करना किसके माध्यम से, सतत और व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से। अगला है स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे के कौशल का मूल्यांकन करना, यानी बच्चा स्कूल में उपस्थित है तो उसका कितना उसने चीज़ों को सीखा। इसके साथ साथ आप और भी पॉइंट लिख सकते हो कि बालकों के या बच्चों के कमज़ोर क्षेत्रों का पता लगाना, ठीक है। आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो कि बच्चों के कमज़ोर क्षेत्रों का पता लगाना कि वो कहाँ किस विषय में या कहाँ पर वो कमज़ोर है, या बालकों के सुधार के लिए उपचार देना, यानी जो बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर है उसको सबसे पहले उसका निदान करना, फिर उसको उपचार देना, ठीक है। अपनी तरीके से भी आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। बहुत ही ईजी आप अपनी तरीके से पॉइंट लिख सकते हो। इसके साथ साथ शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, यानी शिक्षा प्रणाली में टीचर अच्छे से पढ़ाए, बच्चों को अच्छे से समझ में आए और भी उसके अनुसार पाठ्यक्रम को बनाया जाए, तो शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। अधिगम अंतराल को भरना है ना, अधिगम अंतराल को ज़्यादा से ज़्यादा भरना। बालकों की पहचान करना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य का, कि बालकों की पहचान करना कि कौन सा बच्चा कहाँ पर कमज़ोर है, उसको कहाँ पर कठिनाई हो रही, कहाँ पर हम उसका उपचार करें, कहाँ पर निदान करें। विद्यालय गतिविधियों के प्रभाव क्षमता को जानना कि विद्यालय की गतिविधियों का क्या प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, कैसे बच्चे उनको क्या इफ़ेक्ट उन पर पड़ रहा है, कैसे बच्चे उनको सीख रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, सतत और व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से देख सकते हो। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मैंने सतत मूल्यांकन में क्या पढ़ाया, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जैसे कि हर महीने, हर सप्ताह, हर 15वें दिन पर जब आप बच्चों का मूल्यांकन करते हो, या क्लास में पढ़ाते वक्त आप बच्चों से प्रश्न उत्तर करते, वो होता है सतत मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन, व्यापक मतलब होता है संपूर्ण मूल्यांकन, यानी बच्चों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी तरीके का मूल्यांकन, यहाँ तक सामाजिक
नैतिक, ठीक है, ये सभी विकास करना भी बच्चों का क्या है, व्यापक मूल्यांकन होता है। ठीक है, फिर आपने क्या पढ़ा, व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं आपने पढ़ी कि मूल्यांकन, व्यापक और सतत मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा पढ़िए तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि फर्स्ट पेपर भी आपका इतना ईजी नहीं है कि आप आराम से पढ़ सको। ठीक है, इसको भी आपको बहुत समझना है। अगर आप समझ नहीं पाओगे तो आप इसको क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, इतना भी ईजी नहीं है। और आपको बता दें, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर में भी बहुत बैक लगती है, अगर बच्चे नहीं, जो प्रशिक्षु हमारे इसको डीपली नहीं लेते हैं, बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं, क्योंकि ये इतना इजी भी नहीं है। और अगर आप पढ़ ले रहे हो, 2-3 बार इसको रिवीजन कर ले रहे हो, तो बहुत इजी भी हो जाता है, आप आराम से बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ तक समझा कि सतत मूल्यांकन क्या है, व्यापक मूल्यांकन क्या है। कल हम बात करते हैं दक्षता आधारित मूल्यांकन के बारे में, बात करेंगे कि दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है। इसके आगे हम मूल्यांकन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। ये हमारे मुख्य मूल्यांकन थे, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। और इसके बाद हम बात करते हैं, कल आपका हम बात करेंगे क्या बोलते हैं, मूल्यांकन के प्रकार के बारे में और दक्षता आधारित मूल्यांकन के बारे में। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।